एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम पढ़ रहे हैं इस वक्त केमिकल काइनेटिक्स। ये लेक्चर हमारा बहुत टाइम बाद आया। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए हैं। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई अब हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। अपनी प्लेलिस्ट पे वापस से लौट आए हैं। इससे पहले हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं, हम 11वें लेक्चर पे आए। ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हुआ है, बहुत टाइम बाद लेके आए, क्योंकि बीच में कुछ और चीज़ों पे हम चले गए थे। अभी वापस हम केमिकल काइनेटिक्स पे आ गए और सभी लेक्चर्स को अब हम कंटिन्यू वे में पढ़ेंगे और तब तक पढ़ते रहेंगे केमिकल काइनेटिक्स, तब तक हम इसके सारे लेक्चर नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। अब कंटिन्यू वे में आप डेली लेक्चर आपको आता रहेगा। अभी इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ये आपको बता देते हैं भाई। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और साथ ही साथ पढ़ने वाले जो हमारे पास एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, उनमें ग्राफ्स क्या होते हैं, ये प्रोसेस क्या होती हैं, और इनको हम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और भाई और क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिवेशन इन रिवर्सिबल रिएक्शन। जो भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, जैसे हम हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलते हैं, भाई रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें सर तो कैसे कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें सबको पढ़ना है भाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं, और उन 10 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है भाई। केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चाहे वो 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, या कोई भी ऑर्डर हो, nth ऑर्डर हो, उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगी, उसका हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, उसकी यूनिट क्या होगी, ये सारी चीज हम भाई जान चुके हैं। अभी हमें इसके बाद बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे आरएनए इक्वेशन है, कॉलिजन थ्योरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। भाई इन सभी थ्योरी के लिए ना एक्टिवेशन एनर्जी का जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानी तो वो थ्योरी हमें अच्छे से समझ में नहीं आती है। इसलिए हम सबसे पहले जानना चाहते हैं भाई क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को। चलो भाई इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है। भाई एक्टिवेशन एनर्जी ना अगर हम बताना चाहें तो ये एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो हमें चाहिए ही होती है किसी काम को करने के लिए। मान लीजिए मुझे कुछ काम करना है और मुझे उस काम करने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए, बट मेरे पास उतनी एनर्जी है नहीं। मेरे पास अपनी एनर्जी है लेकिन उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि मैं उस काम को खत्म कर सकूं। तो मुझे भाई साहब एनर्जी चाहिए ना, और थोड़ी एनर्जी चाहिए ताकि मैं उसको खत्म कर सकूं। तो मेरे को क्या है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए मुझे उस काम करने के लिए, सर वो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आई, कोई और एग्जांपल से समझते हैं। चलो एक काम करते हैं। वो क्या करता है भाई, आपने घर में एक चीज देखी हो, आपने कभी चाय बनाई है? चाय आपने नहीं बनाई होगी, किसी ने तो बनाई होगी। घर में मम्मी बनाती हो, दीदी बनाती हो, पापा बनाते हो, भैया बनाती हो, कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो। चाय बनाई होगी भाई। अब चाय के लिए सर क्या क्या चीज चाहिए, हमें दूध चाहिए, ठीक है सर, चीनी चाहिए, ठीक है सर, चाय पत्ती चाहिए सर, ठीक है सर, पानी भी हो सकता है, पानी भी चाहिए, ठीक है। अब इन सभी चीजों को मिला के रख दो कि चाय बन जाएगी? सर नहीं बनेगी ना। जो चीजें हमने बोला है यहाँ पर, जैसे दूध है, चीनी है, पानी है ना, चाय पत्ती है, ये सब रिएक्टेंट है। ये सब क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। भाई चाय क्या है, मेरा प्रोडक्ट है ना। जब सारी चीजें मिल जाती है, वो मिक्स होने के बाद क्या बनता है, हमारा चाय बनती है। क्या ऐसे ही अगर मैं सारी चीजों को मिला के रख दूं तो क्या मेरी चाय बन जाएगी? सर कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं बनेगी? भाई उबालना भी तो पड़ेगा। सर उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई कुल मिलाकर कहने का मतलब है, अगर मेरे पास में क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, मेरे पास में रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट से अगर मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको यहां पर एनर्जी देनी ही पड़ेगी। आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। हर रिएक्शन के लिए एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी रिएक्शन है। चलिए इसको हम समझते हैं किस तरह से। हम देखो यहां पर अगर डेफिनेशन की बात करें, सर एक बार डेफिनेशन बोल दो, फिर वापस से उसी एग्जांपल की सहायता से हम एक्टिवेशन एनर्जी को फिर से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। हम कहेंगे सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, the minimum amount of energy required
टू कन्वर्ट रिएक्टेंट into product is known as activation energy. इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और इसको हम शो करते हैं भैया E से। E फॉर एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे हम सक्रिय ऊर्जा में कहते हैं। सर इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ को क्या है कि इंग्लिश समझ में आ जाती है, कुछ को नहीं आती, तो फिर हम दोनों से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या भी? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, विकारक से उत्पाद बनाना है, तो मुझे कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, भैया उसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही? उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मुझे क्या करना है, चाय बनानी है, मैंने पानी लिया, दूध लिया और क्या नमक नहीं बोलते, चीनी लिया और चाय पत्ती ली, इन सबको मिलाया और मुझे अगर चाय बनानी तो भाई मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में देता हूँ? मैं रखूंगा कहाँ पर? चूल्हे पर रख दिया या गैस पर रख दिया, मैंने उसको चालू कर दिया, तो मैं उसमें क्या करता हूँ? हीट देता हूँ, मैं टेम्परेचर देता हूँ, तो वहां से उसकी क्या होती है? एनर्जी बढ़ती है। मैं उसको वेट करता हूँ, एनर्जी चली आती ऊपर, फिर मैं देखता हूँ उबाल आने लगता है। इसका मतलब पीक पॉइंट में मेरी चाय बनने वाली है। फिर हम क्या करते हैं? या तो गैस को स्लो कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। फिर उसकी एनर्जी कम होती है। ऐसा तो है ना कि उबली हुई डायरेक्ट चाय ली और सीधा पी गए अंदर, ऐसा थोड़ी होता है। उसको ठंडे करने का भी वेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक एनर्जी बढ़ती भी है, उसके बाद घटती भी है। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। उससे हम समझेंगे कि हमारा एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी हमें वहीं से समझ में आने वाली। कैसे समझ में? देखिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। मैं ग्राफ ना मैं एक काम करता हूँ, 2 बनाता हूँ। ग्राफ कितने बना लेते भैया? 2 बनाते। 2 क्यों बनाएंगे सर? अभी समझ में आ जाएगा हम 2 ग्राफ क्यों बनाने वाले हैं। ठीक है ना? एक ग्राफ हम इधर लेते हैं, दूसरा हम इधर लेते हैं। भाई ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना, कुछ ना कुछ तो लेना होता है ना। तो एक काम करेंगे, हमें इस साइड लेना भैया एनर्जी, इस साइड हम क्या ले लेते हैं? एनर्जी को लेते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर लेंगे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मतलब कैसा? यहाँ पर हम एनर्जी की बात करेंगे, रिएक्टेंट की एनर्जी हुई या प्रोडक्ट की एनर्जी हुई, जिसकी भी होगी हम इस एक्सिस पर दिखाएंगे, और दूसरा इस वाली एक्सिस पर हम देखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी जो रिएक्शन हो रही है हमारी, उस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रही है, आगे तक की कहानी। सेम कहानी सर यहाँ पर भी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। यहाँ पर हम लिख देते हैं एनर्जी और इधर लिख देते हैं हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? ओके, चलिए सर समझने की कोशिश करते हैं कैसे करें। भाई हमें एक चीज पता है सर। क्या पता है? हमने अभी एक चीज जाना, अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना तो भैया हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो जो हमें एनर्जी देनी है यानी पीक पॉइंट तक पहुंचाना है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये बताया था ना भी। तो हमारे पास है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से हमें क्या बनाना भैया? प्रोडक्ट बनना है। प्रोडक्ट बनना है तो हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देंगे तो जो रिएक्टेंट है भाई उनके पास खुद की एनर्जी नहीं होगी क्या? होगी, बिल्कुल। प्रोडक्ट है, उनकी भी एनर्जी होती है। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, उनके पास खुद की भी एनर्जी होती है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एनर्जी दिखा रखी है। यहाँ पर मान लीजिए ये मेरी एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ER से इसको दिखा दिया मैंने। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है ना? अब रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो भाई मैं अगर इसको और एनर्जी दूंगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक पीक पॉइंट तक बढ़ेगी, उसके बाद इसकी एनर्जी हो जाती है कम। जरूरी नहीं इतनी कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी है, और रिएक्टेंट की एनर्जी तो बढ़ेगी, उसकी कम हो सकती है, तो इससे कम और भी कम हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ रुकता है, ये इससे ज्यादा एनर्जी पे भी रुक सकता है और इससे कम एनर्जी पे रुक सकता है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। अब ये दोनों क्या क्या शो करते हैं, मैं वो सारी चीज देखनी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार वही वाले एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा था जैसे चाय बनाना होता है, तो मैं क्या, हमने दूध ले लिया, चीनी ले ली, चाय पत्ती ले ली, पानी ले ली। भाई उनके पास खुद की एनर्जी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनके पास खुद की एनर्जी मैंने इतना मान लिया, सही है। अब मैंने क्या किया भाई? अब मैंने ये किया सर, मैंने जब किसी बर्तन में वो सारी चीज डाल रखी है,
दूध है, चीनी है, चाय पत्ती जो भी है। अब अगर मैं इसको हीट करता हूँ, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भाई? बिल्कुल बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो एक हमारा क्या आता है यहाँ पर, उबाल आने लगता है। उबाल आने लगता है, वो उसकी ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाता है। फिर हम क्या करते हैं भाई, घर में जो भी मम्मी है, बहन है या हम लोग हैं, जब चाय बनाते हैं तो फिर जैसे ही उबाल आता है हम उसको बंद कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फिर उसकी एनर्जी हमारी क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है और फिर चाय बन जाती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि सर उबाल आगे डायरेक्ट उठाओ और पी जाओ, ऐसे थोड़ी होता है कि डायरेक्ट पी जाओ है। तो वो उस टाइम पे नहीं पीने। चाय कब बनती भाई, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तभी तो उसको चाय बोलेंगे, वो चाय बन गई हमारी। तो उसके केस में करना क्या होता है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ये है, किसकी, सॉरी एक्टिवेशन बोल रहा हूं, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास। रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, जैसे हम इसको हीट करेंगे, एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी पहुंचे। फिर उसके बाद एनर्जी कम होगी तो यहाँ पर बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये हमारी एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सेम कहानी सर यहाँ पर की, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, हम एनर्जी देते गए, पीक पॉइंट तक पहुंचा। उसके बाद ये नीचे बढ़ते गए, वो निकलती गई और यहाँ पर आ गई हमारी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एपी हमने उसको दिखा दिया। सर इन दोनों ग्राफ में एक अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है, दोनों का अंतर दिखाना चाहें, देखिए चलिए दोनों का अंतर देखते हैं। भाई ये है मेरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर ये है मेरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर मेरी ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर है मेरा ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सही है, इसको हम जान लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर हमारा क्या भी है, प्रोडक्ट हमारा बनना है, क्या बनना है, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या बनना भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो। और यहाँ पर हमारा क्या था, ये रिएक्टेंट था, ये हमारा रिएक्टेंट था, यहाँ पर हमारा क्या था भाई, रिएक्टेंट है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनना है तो उसमें हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, भाई ये कहने का मतलब यहाँ पर इन दोनों ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, जो हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है या रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रोसेस कौन सी है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे रिएक्टेंट से जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर देखो, इसी से कर लेते, देखो यहां से ये मैंने एक, थोड़ा सा बड़ा है, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये मैंने आपको कुछ इस तरह से ले लिया है, ठीक है, यहां पर भी कोशिश करता है। ठीक, एक्स्ट्रा प्लॉट मैंने, अभी देखो ये मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी, किसकी एनर्जी भी है, ये मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी। तो मुझे रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है तो मुझे इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए? ऐसा नहीं है भाई। मुझे अगर प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे इस पीक पॉइंट तक जाना पड़ेगा, भैया इसकी एनर्जी इतनी थी, मुझे इतनी एनर्जी तक पहुंचना है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये वाली जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे चाहिए भैया, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको दिखाते हैं हम ES। सिमिलरली इस ग्राफ में भी मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं। दीज आर द एक्टिवेशन एनर्जी। सर ये वाली जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी ये क्या है? अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं, सर इस पीक पॉइंट से, इस वाले पीक पॉइंट से बिल्कुल नीचे तक की, ग्राउंड लेवल तक की एनर्जी, यहां से यहां तक की एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है सर? मतलब कहने का ये, यहां से बिल्कुल अगर मैं बेस से बात करता हूँ, बेस से लेके पीक पॉइंट तक की जो एनर्जी है वो मेरी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। लेकिन इसमें भैया खुद की, रिएक्टेंट के पास खुद भी तो कोई ना कोई एनर्जी है, अब रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी तो है, चाहिए कितनी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए? इतनी चाहिए। तो जितनी चाहिए वही मेरी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझ लो, जैसे कि मुझे मान लीजिए चाय बनाना है ना, चाय बनाने के लिए मेरे को 100 जूल की जरूरत पड़ रही है,
मुझे चाय बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मेरी चाय बनेगी उसके लिए एनर्जी की एनर्जी जो चाहिए कंप्लीट चाय बनने के लिए 100 जूल की चाहिए। लेकिन मैंने जो रिएक्टेंट लिए हैं उनके पास में पहले से 40 जूल की एनर्जी है, उनके पास पहले से भी ये कितने की है, 40 जूल की एनर्जी है। तो मुझे कितनी ऐड करनी पड़ेगी चाय बनाने के लिए? भैया 60 जूल और ऐड करना पड़ेगा ना भाई, 60 जूल और ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये जो 60 जूल ऐड किया है मैंने, वही मेरी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे भैया, ये हो जाती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक काम करते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद यहां पर आते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम वो एनर्जी का अमाउंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है भाई, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है, इतनी रिक्वायरमेंट हो रही है सर, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सर यहां पर भी हमने देख लिया, ये भी क्या हमारी इस वाले ग्राफ में ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर चलो ये बात समझ में आ गई कि हमारे ग्राफ से कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। भाई रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना चाहिए वही मेरी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी को दहलीज ऊर्जा कहते हैं। दहलीज तक पहुंचने के लिए जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। चलिए सर समझ में आ गया। अभी हम बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा जो हमारे पास दो ग्राफ थे, एक था हमारे पास कौन सा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक थी हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अगर मैं आपको यही बताने की कोशिश करूं ना, यहीं पर बताने की कोशिश करता हूं, क्या देखिए यही बताने की कोशिश हम ये कर रहे हैं, एंडोथर्मिक और दूसरा कौन सा भाई, एक्सोथर्मिक। एक है एंडोथर्मिक और दूसरा मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई ये जो ग्राफ बना है ना, ये मेरा एंडोथर्मिक का है और ये जो ग्राफ बना है वो मेरा एक्सोथर्मिक का है। एंडो मतलब इन, एक्सो मतलब आउट, इन आउट, एंडो अंदर, एक्सो बाहर। एंडोथर्मिक का मतलब है, एंडो का मतलब अंदर हीट जा रही है, मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो एनर्जी को ले रहा है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जो एनर्जी को निकाल रहा है भैया उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। कैसे मतलब सर आपने कैसे किया, यहां पर देख लेते हैं भाई। अब इन दोनों ग्राफ्स में एक चीज देखना कॉमन, आपको समझ में आएगी। यहां से मुझे लगता है अलग बनाना चाहिए था ना, क्योंकि दोनों ग्राफ एक साथ आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, यहां पर बना लेता हूं मैं। पहले हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक की, उसके बाद बात करेंगे एक्सोथर्मिक की, ठीक है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना भाई। देखो हमने क्या किया था सर, हमने कुछ इस तरह से ग्राफ बनाने की कोशिश की है। चलिए कुछ इस तरह से ग्राफ बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पर हमने क्या लिया था सर, यहाँ पर हमने लिया था एनर्जी, यहाँ पर हमने लिया है एनर्जी, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ओके रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया। हमने कहा था सर अगर हमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से बनाना है हमको क्या, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि एक दहलीज ऊर्जा तक पहुंचना होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना होता है। हमने ये कहा, हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा कि हमारे पास में रिएक्टेंट की एनर्जी है, कितनी रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी मान लीजिए हमारे पास इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, इतनी है। तो मुझे अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो मुझे कुछ ना कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी जिससे वो प्रोडक्ट तक पहुंचे। यही तो था भाई। ये क्या है मेरा, ये है मेरा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और यहां पर है मेरा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यही तो था। अगर मैं यहां से देखूं भाई, अगर मैं यहां से देखना चाहता हूं, क्या देखना चाहता हूं सर,
और इसको भी एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं। ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुनना। यहाँ पर भाई ये जो एनर्जी है मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी थी, और ये जो एनर्जी है ये मेरे किसकी एनर्जी है भैया, ये एनर्जी होगी मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी। भाई प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो यहाँ से एक चीज पता चला सर, क्या पता चला है, प्रोडक्ट की एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी से किसकी एनर्जी ज्यादा है भाई, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। अगर मुझे इसमें एनर्जी का चेंज देखना है तो हमें कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा डेल्टा एच की जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। या फिर हम बोल सकते हैं क्या, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर एक बात बताओ भाई, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से एनर्जी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। जब प्रोडक्ट की ज्यादा है रिएक्टेंट की कम है तो वैल्यू क्या आएगी भैया, यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, क्योंकि बड़े में से छोटे वाले घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉजिटिव। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर हम बात करना चाहें भैया, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, किसका, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का बीच का डिफरेंस, यही हमारा क्या कहलाता है भाई, डेल्टा एच कहलाता है, इंथैल्पी चेंज। और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या है यहाँ पर हमारी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव का मतलब है कि मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी पहले, अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी इतनी है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या, इस ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी को कंज्यूम किया गया है, एनर्जी को लिया गया है, और एनर्जी को लिया है इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब की जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो मतलब अंदर, इसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सर किसकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, चलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अभी हमने एक और दूसरा भी ग्राफ बनाया था ना उधर, बिल्कुल बनाया था, वो दूसरे ग्राफ को भी जान लेते हैं कैसे बनाया था। दूसरे ग्राफ को भी जान लेते भाई। इधर हमने क्या लिया था, एनर्जी ली थी सर, ठीक है, एनर्जी ले ली। इधर क्या लिया था भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है। इसके बाद हमने सर ये कहा था कि हमारे पास रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी होती है, ये रही एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती है, तो उसके बाद कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती है। ये तो है भाई, ये हमारी किसकी एनर्जी होगी, ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। अब यहाँ से फिर से हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं भाई, एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं लाइक दिस। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारी एनर्जी किसकी है भैया, रिएक्टेंट की एनर्जी होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी को देखें, अगर इधर एक्स्ट्रा प्लॉट करता है तो हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी हमारी, कुछ इधर आएगी। सर इसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये किसकी एनर्जी होगी, हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा भाई, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको ही तो हम डेल्टा एच बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। अब इसके लिए यानी एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, वो हम निकाल के देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों ग्राफ में देखना, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी रिएक्टेंट से। दूसरे ग्राफ में हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट की एनर्जी कम कर दी है, किससे, हमारे रिएक्टेंट से। हमें एक चीज पता है भाई, क्या पता है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब एक बात बताओ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, भाई इस बार एनर्जी ज्यादा हमारी रिएक्टेंट की। तो हम कहेंगे सर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही है ना, बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर मैं रिएक्टेंट की एनर्जी में, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटा दो। प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो कम में से जब ज्यादा वाले को घटाओगे तो वैल्यू किस में आएगी, सर नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है हमारी, नेगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी नेगेटिव, क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो कहने का मतलब हमारा ये है, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो वहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मतलब वहां पर आपको हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी।
और जहां पर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पर हीट निकलती है, क्योंकि भाई रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट बनाना तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और एनर्जी कम करनी पड़ेगी तो वहां से एनर्जी हमारी निकलती है। दैट्स वाई एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव आता है और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो भी समझ में आई होगी। अभी हम एक लास्ट टॉपिक और करते हैं जो भी हम करने वाले हैं, और उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगर मान लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शंस दे रखी है तो उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल दे रखे देखो दो टाइप की रिएक्शंस होते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास रिएक्शन बेटा दो टाइप की होती है, और कौन सी होती है भाई? एक तो होती है हमारे पास इरिवर्सिबल, एक होती है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी होती है भाई हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों में क्या फर्क है सर? ये तो हमने बचपन से बहुत पहले से पढ़ा होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं भाई? अगर मेरे पास में है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से बन रहा है मेरा क्या? प्रोडक्ट। एक तो रिएक्शन मेरी ये हो सकती है, दूसरी रिएक्शन ये होती है सर मेरे पास है रिएक्टेंट और रिएक्शन से बना प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी वापस चेंज हो सकता है किसमें? रिएक्टेंट में। तो ये होती है मेरी रिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हमारी यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलती है सर, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, अनुत्क्रमण अभिक्रिया। और एक होती है वो रिएक्शन जिसमें हमारी जो दोनों साइड चलती है, आगे भी पीछे भी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो वापस से प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, और रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि रिएक्शंस हमारी रिवर्स हो सकती हैं, वापस हो सकते हैं, बैक हो सकते हैं, उत्क्रम हो सकते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जो हमने अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखा या एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखा, इनमें हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे पता कर रहे थे भाई? एक्टिवेशन एनर्जी का तो सीधा सीधा था एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे हमारी, ये है हमारी, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन आती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे पता करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इन रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई इसके लिए हम एक काम करते हैं, भाई हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस बन गया हमारा रिएक्टेंट, ये तो कंडीशन लेंगे। तो इसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कोई भी ले सकते हैं। अब हम डायरेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें? प्रोडक्ट में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई ये हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ये हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, इसको हम ER बोलेंगे, इसे हम EP बोल देते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन देखना है तो देखो कैसे देखेंगे। मैं फिर से वही चीज करने वाला हूं भाई, देखिए यहां से हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे भाई कुछ इस टाइप से। ये मेरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही है ना, ठीक। ये मेरे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, अगर मुझे रिएक्टेंट से क्या बनाना भाई? प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। रिएक्टेंट से अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उससे हम बोलेंगे E फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे हम? EA फॉरवर्ड बोल दो, EA फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इससे हम क्या बोल देंगे भाई? EA फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? अगर हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड मतलब आगे की साइड रिएक्शन हो रही है ना। अगर हमारा प्रोडक्ट से क्या बनने लग जाए, रिएक्टेंट बन जाए, तो उसे हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब मान लीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाए, अगर मैं प्रोडक्ट से वापस से रिएक्शन क्या रिएक्टेंट बनाना चाहूँ, तो भाई प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है ना, तो मुझे इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, केवल इतने की जरूरत पड़ेगी। तो भैया इसको हम बोल देंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रही। अगर आपको निकालना है डेल्टा एच, तो भैया डेल्टा एच का सीधा सीधा एक फंडा होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस वाले फॉर्मूले से आप यहां से निकालें। जो भी आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी होगी, उसमें से आप अगर बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर दोगे, आप डेल्टा एच की वैल्यू को निकाल लो। जैसे इस वाली रिएक्शन की बात करें, फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, बैकवर्ड की वैल्यू कम है, फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड की कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भाई वैसे भी दिख रहा है ना पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारा एंडोथर्मिक का ग्राफ। एक्सोथर्मिक के केस में नेगेटिव आ जाएगी। तो आप यहां से भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पता कर सकते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को भी काउंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर पे भी आप जो आपको जेडकेएम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पर कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको आप छोड़ सकते हो। मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, आपके आंसर्स को जरूर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे लेक्चर हमारा कोलिजन थ्योरी है, उसको हम लेके आने वाले हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी वो लेने वाले हैं, और उससे पहले हम लाने वाले हैं आरएनए सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट। और ये जो लेक्चर है भाई, ये उन सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो क्लास 12th में हो, चाहे आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप IIT JEE का प्रिपेयर कर रहे हैं, आप गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में BSc में, भाई BSc थर्ड सेम में चल रहा है हमारा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, है ना। और आगे अगर आप IIT JAM के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी ये सारे के सारे लेक्चर हमारे हेल्पफुल रहेंगे। तो यहीं पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, बाकी अगला लेक्चर अगले दिन आपको मिल जाएगा। तो भाई आपको काम क्या करना है, बस शेयर करना है। तो बाकी लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।